क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा जो कि चैप्टर 10 है। इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और 1 और 2 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के हमेशा आते हैं। इस बार सीबीएसई 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग वेक्टर अलजेब्रा से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। ओनली आंसर के बाद लास्ट में अपेंडिक्स जो चैप्टर्स होता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट स्केलर प्रोडक्ट में जो कंडीशन थी या ट्रिपलेट प्रोडक्ट जो था वो डिलीट किया गया है। तो हम अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज में यहाँ पर कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें वेक्टर में पढ़ना क्या है। अगर आप वेक्टर के बारे में आपसे पूछा जाए तो मैं जहाँ तक जान सकता हूँ कि आप लोग क्लास 11 से ही वेक्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेक्टर के लिए सबसे पहले आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे तो एक कोई भी क्वांटिटीज़ अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो उसके लिए उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप जानते हैं। कोई भी अगर क्वांटिटीज़ है वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो उसमें क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी होता है। और स्केलर कोई भी क्वांटिटीज़ अगर स्केलर क्वांटिटीज़ है तो स्केलर के लिए क्या होना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड आप लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे हमसे बोला जाए कि आप 5 किलोमीटर कहीं ट्रेवल करना है, 5 किलोमीटर आपको जाना है, बट हमें आपसे नहीं बताना है, आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 5 किलोमीटर आप किस डायरेक्शन में चलेंगे या किधर जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर आपका जो हो गया ये स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई। और अगर मैं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करूं कि ये 5 किलोमीटर आपको ईस्ट डायरेक्शन में चलना है तो इस कंडीशन को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में आप चलें, ठीक है ना। तो आप ऐसे केसेस में जहाँ पर 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलने की बात करें तो वह डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसी तरह से 5 किलोमीटर अगर चलना है विदाउट हम डायरेक्शन बताए आपको भेजना है कि 5 किलोमीटर आप चले जाइए, मूव करिए कहीं से, तो ऐसे केसेस को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में, ठीक है। और ऐसी चीज़ें आप लोग वैसे भी करते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी को देखते हैं तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी आपकी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है। और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करने वाला एक्सेलरेशन जिसको आप लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं या ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन लेकर चलता है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ए जो होता है वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, बिकॉज इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो आप ऐसे क्वांटिटीज को आप फिजिक्स में देख भी सकते हैं। आई थिंक पहले दूसरे एक्सरसाइज में आपको वहां पर भी वेक्टर और स्केलर के बारे में डिफाइन किया हो गया होगा। मैं यहाँ पर बात करूंगा, हमारे पहला जो टॉपिक है वो स्केलर से है और दूसरा वेक्टर से है। तो सबसे पहले वेक्टर जो क्वांटिटीज होती है उसको अब आपको लेकर चलूंगा। ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हुआ। अब देखिए जरा, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कोई लेटर ले लिए ए बी, जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एक एरो खींच देते हैं। इसको पढ़ते हैं रेडियस वेक्टर, इसको पढ़ते हैं क्या है, रेडियस वेक्टर ए बी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का मतलब होता है, इस एरो का मतलब क्या है, सबसे पहले जानिए एरो का मतलब क्या है। जब भी कोई वेक्टर के किसी भी लेटर के ऊपर हम एरो खींचते हैं तो इसमें 2 पॉइंट होता है इस एरो का, जहां से वो चलती है और जहां तक वो पहुंचती है। जहां से वो चलना शुरू करती है इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। और जहां पर वो चलकर रुक जाती है इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहां तो नहीं लेंगे पॉइंट, थोड़ा सा पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को हमने क्या बोलते हैं, उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट ये तो मैथमेटिकल वर्ड है, या आप इसको बोल सकते हैं फाइनल पॉइंट। तो कोई भी वेक्टर जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर एरो खींचते हैं। जो एरो होता है, एरो का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और एक फाइनल पॉइंट होता है जिसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो कोई वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बेसिस पर लिखी जाती है, ये डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड को अगर आप पूछें क्या हो सकता है सर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होता है
मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, जैसे ए बी वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से मॉड लगा देते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ याद रखिए पहले, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट माइनस टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो आप याद रखिए कोई भी वेक्टर जो होता है, वेक्टर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से चलते हैं, और इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड को, जैसे ये लिखा है वेक्टर, उसके आगे मॉड लगा दीजिए, मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए बी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, जो इसकी कोई फिक्स वैल्यू बताएगी, जो इनके बीच की डिस्टेंस बताएगी। जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकाल सकते हैं किसी वेक्टर के लिए, तो हम निकाल सकते हैं अगला पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पर अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कोई वेक्टर शुरू किया है चलना, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचता है। इनिशियल अगर ये स्टार्टिंग में चलता है तो मान लेते हैं इनिशियल जो पॉइंट था वो x1 y1 z1 था, और बाद के जो पॉइंट हो गए जहां पर वो पहुंच रहा है वह x2 y2 z2 हो गया। ये पॉइंट मान सकते हैं बिकॉज यहाँ पर कार्टेशियन ट्रिपलेट प्रोडक्ट में लेकर चलते हैं, मतलब कार्टेशियन जो प्लेन होता है वो आपके एक्स वाई जेड प्लेन की बात करते हैं, तो 3 डायमेंशनल प्लेन होती है। तो ऐसे केसेस में जो इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, कोई वेक्टर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चल रहा है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 है। ऐसे केसेस में पोजीशन वेक्टर अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी आपसे पूछा जाता है, तो क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी का मतलब हो गया, देखिए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट मींस x2 माइनस x1, ठीक है ना, कॉमा लिख देते हैं। अभी तो पॉइंट ओनली लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर अगर पूछा जाए तो यहाँ आई जे के लगाते जाइएगा, प्लस दूसरे में से फाइनल माइनस इनिशियल y2 माइनस y1, यहाँ पर हमने जे लगा दिए। आई जे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यहाँ अभी कॉमा लगा लीजिए क्योंकि बाद में आपको आई जे के बताएंगे, एंड z2 माइनस z1। इनकी जो डिफरेंस होता है बिटवीन, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है ना। इनके वेक्टर का जो डिफरेंस होता है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी बोलते हैं। अगर इसको मॉडुलस में लिखना हो, मॉड ऑफ ए बी क्या होगा, तो आप लिखिएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड। और पोजीशन वेक्टर बताने के लिए किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर का मतलब फाइनल में से इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस जो करेंगे वो पॉइंट देगा, पोजीशन वेक्टर। और वेक्टर में लिखना होता तो वेक्टर में क्या करते हैं, यहाँ पर आई जे के लगा देते हैं। जैसे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिख दूंगा x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j एंड प्लस z2 माइनस z1 k। और आई जे के क्या है, अब चली दिए हैं तो ये भी जान लीजिए, आई क्या है, जे क्या है, जे कैप और के कैप क्या है। आई जे एंड के कैप आपके ये डायरेक्शन बताती है, यूनिट, ये आपको जो कैप का सिंबल लगाते हैं इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अभी डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर क्या है। तो आई जे के वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, जे इज इक्वल टू वाई एक्सिस, और z यहाँ पर k लिखे हैं, k कैप यूज करते हैं जिसको बोलते हैं x y एंड z एक्सिस। मतलब आपने लिखे x2 माइनस x1 आई, इसका मतलब आप इतना डिस्टेंस x एक्सिस पर चल रहे हैं। y2 माइनस y1 मीन्स इतना डिस्टेंस, y2 माइनस y1 मीन्स आपने y2 माइनस y1 की जगह मान लीजिए 5 होता, 5 होता, तो 5j का मतलब होता है आपने 5 यूनिट किस एक्सिस पर चले हैं, y एक्सिस पर। z2 माइनस z1 का मतलब इतना डिस्टेंस, z2 माइनस z1, या इसकी जगह कोई नंबर होता जैसे नंबर 3 होता, 3k लिखा होता, तो आप z एक्सिस पर 3 यूनिट चले हैं। तो ये होता है किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। अब हम बात कर ही रहे हैं कि हमारे पास वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, साथ ही साथ इसके मैग्नीट्यूड को और किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद की जो टॉपिक होगी वो डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। किसी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हुआ करता है।
डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, उसके लिए आप एक 3D प्लेन ले लीजिए। मान लेते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस ले लीजिए और ये जेड एक्सिस ले लेते हैं। कोई वेक्टर ले लेते हैं जिसके पोजीशन पॉइंट या पोजीशन वेक्टर मान लीजिए इसके पॉइंट x1 y1 z1 पॉइंट पर है, ठीक है ना। कोई वेक्टर है जिसके पॉइंट कोऑर्डिनेट, वेक्टर का कोऑर्डिनेट जैसे कि एक्स वाई जे के में आप रिप्रेजेंट करते हैं उस वेक्टर को, तो वह वेक्टर का जो पोजीशन पॉइंट है या वो वेक्टर जो है पॉइंट P से पास हो रही है, तो इनिशियली जब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वह इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, मीन्स वेक्टर OP। वेक्टर OP जिसको हम लिखेंगे, वेक्टर OP को लिखेंगे अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो xi yj और z के लिखते हैं, ठीक है। एक वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, ये वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस और x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को पहले सपोज कर लीजिए। मान लीजिए ये अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है और ये एंगल आपका गामा है। तो ये कोई भी वेक्टर जो कि यूनिट रेडियस का है और इसका मान लीजिए इसके पोजीशन वेक्टर हमें पता है वह r होता, तो एक वेक्टर जो x, y और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है जैसे अल्फा, बीटा एंड गामा बनाती है, तो इस एंगल का फॉर्म कॉस के टर्म में इसकी वैल्यू जैसे OP है, OP वेक्टर है, OP वेक्टर का जो एंगल अल्फा, बीटा, गामा है इसको कॉस के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वह उसका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है उस वेक्टर का। जैसे अगर हम लिखें अल्फा, मतलब अल्फा x एक्सिस आप बना रही है और हम यहाँ पर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं 90 डिग्री बनाते हुए, ठीक है ना। ये आप निकालते हैं कॉस अल्फा निकालते हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए r आपका है। इसी तरह से यहाँ से ड्रा कर लीजिए तो ये आपका एंगल हो गया और ये 90 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, और ये आपने r लिए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन कर लीजिए और ये आप एंगल कौन सा लिए हैं, एंगल आपने ये बीटा ले लिए हैं, 90 डिग्री मान लीजिए यहाँ बन रहा है। तो इसके हिसाब से आप जो वैल्यू निकालते हैं कॉस अल्फा की, कॉस बीटा की एंड कॉस गामा की जो वैल्यू निकालते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना भी चाहें, देखिए अल्फा है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका एंगल अल्फा है, ये r है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस ये r हो गया और ये अल्फा हो गया। अगर मान लीजिए आपको पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना तो यहाँ पर आप कोई नंबर पॉइंट रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, PD मान लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर आप देखें PBP अपॉन HHB के अकॉर्डिंग तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर बेस आप मान लें, देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो OD इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू OD अपॉन दिस वन इज R हो गया। तो OD इज इक्वल टू इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस है और ये पॉइंट x1 y1 z1 है तो ये पॉइंट x1 ही होगा, तो यह आ गया x1 cos अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन r। इसी तरह से cos बीटा, cos गामा निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कोई वेक्टर जो एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, चाहे वो अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म में एंगल बना रही है और उसको cos के फॉर्म में लिखने का कंडीशन जैसे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, दिस आर कॉल्ड, इसी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोला करते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा किस कोई भी वेक्टर जो एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उस एंगल की वैल्यू अगर कॉस के फॉर्म में लिखा जाता है तो वह आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन हुआ करता है। डायरेक्शन कोसाइन जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इसको जनरली एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जैसे cos अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन या x अपॉन r आ गया, मान लेते हैं यह पॉइंट XYZ है, x अपॉन r आ गया। अगर आप cos बीटा निकालते हैं तो वह y अपॉन r मिलेगा और cos गामा फाइंड करेंगे तो वह z अपॉन r आ जाता है। जब इन तीनों को स्क्वायर करते हैं, कैसे स्क्वायर करते हैं? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे? x अपॉन r, y अपॉन r, z अपॉन r। इसको लिख दीजिए x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, या यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर, और ये इक्वल चल रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के। आर इज इक्वल टू, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस, मतलब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं। इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पर, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर 0 0 0 है। तो वेक्टर आर, यहाँ पर आर जो लिखा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, इसलिए वेक्टर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट डिस्टेंस निकालने के लिए दिस वन माइनस दिस, मीन्स x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2। चाहे तो ऐसे ऐसे माइनस कर लीजिए, 0 में से x कर लीजिए, 0 माइनस y कर लीजिए, 0 माइनस z कर लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है तो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर ही होगा। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, y माइनस 0 इज इक्वल टू y स्क्वायर, और z माइनस 0 इज इक्वल टू z स्क्वायर होगा, या r स्क्वायर कर लें तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर अगर यहाँ पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको cos अल्फा cos बीटा cos गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ उसको एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक कंडीशन आपने अभी देखें कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। तो ये लाइनिंग आपको याद रखनी है कि इस पर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जो कि एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, कोई वेक्टर जो एक्सिस का एंगल बनाता है उसके फॉर्म को cos के टर्म में लिखना है, उसका डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन तीनों किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, या इसको बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा cos के फॉर्म में लिखा करते हैं, और ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ये तो आपको मैंने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताया जिसको cos अल्फा cos बीटा cos गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर में, तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, मतलब सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखते हैं जीरो वेक्टर क्या है। कौन से वेक्टर, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की बात करें तो कोई वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा मान लीजिए कोई वेक्टर लेते हैं जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर हो, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। ऐसे वेक्टर को ड्रा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ होता है, टर्मिनल पॉइंट ये होता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो मैं अगर कहूँ कि इनिशियल और टर्मिनल दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाए, ये उठकर ये यहाँ, ये दोनों एक ही आ जाए, तो इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो सकता है। तो कोई वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर को आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 होता है। तो कोई वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर को हम कभी कभी इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। या आप मान लीजिए कोई वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर 0 आ जा रहा है तो वह वेक्टर आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जीरो वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब यहां पर आपके बुक में जो है यूनिट वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। तो यूनिट वेक्टर क्या होंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर ऐसा हो जिसके जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर 1 होता है तो वह वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालना आपने बताया तो मैंने क्या, फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं तो वहां पर मैग्नीट्यूड निकलता है, मींस डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच का जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है। लेकिन यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो कोई वेक्टर, मान लीजिए हमने ले लिए लेट ए बी इज एनी वेक्टर है, ए बी इज एनी वेक्टर, कोई वेक्टर है, ठीक है ना। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जिसको मैं ए बी मॉड ऑफ ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर इसका मॉडुलस की वैल्यू 1 आती है तो ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और यूनिट वेक्टर को जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वेक्टर को सिंपली मान लीजिए ए बी सी से रिप्रेजेंट करना, और वह जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं उस यूनिट वेक्टर को, उसको लिखते हैं ए कैप। ए कैप का मतलब क्या होगा, उस यूनिट वेक्टर का ए कैप से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। उसका मॉडुलस मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, हमने पढ़े जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है।
यूनिट वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, 1 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर की बात कर रहे हैं। को इनिशियल वेक्टर जहां पर जिसका इनिशियल पॉइंट 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट एक ही होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास है ओ ए, यहाँ से हमने बी ले लिए या सी ले लिए, तो ओ ए ओ बी एंड वेक्टर ओ सी, ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है ना। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर है, बिकॉज इनके इनिशियल पॉइंट एक ही है, मतलब एक ही पॉइंट से निकलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और को लीनियर वेक्टर की बात करते हैं। कोलिनियर वेक्टर में आप जब क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है। कोलिनियर पे क्वेश्चन भी है, लेकिन कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर जो किसी लाइन के पैरेलल चल रहे हो, ठीक है ना। किसी लाइन के पैरेलल होते हैं वो कोलिनियर वेक्टर हो जाते हैं। मान लीजिए ये लाइन है और ये किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, लाइन हमने ले लिए मान लीजिए, ठीक है ना, और इसके पैरेलल में 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर चल रहे हैं। जैसे डायरेक्शन इनका डिफरेंट हो जाए लेकिन ये इसके पैरेलल होते हैं, तो इस तरह से हम इन वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब जानते हैं, एक लाइन पर सिचुएटेड सारे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होते हैं जिससे कोई ट्रायंगल ड्रा नहीं हो पाती है। तो उसी तरह से कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है कि एक लाइन के पैरेलल और ढेर सारे जितने वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर्स आपके पैरेलल अगर है तो सारे कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इक्वल वेक्टर की बात कर रहे हैं। 2 वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर। ये मैंने बताया था आपको कोलिनियर वेक्टर की बात किया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर कहा जा सकता है। इक्वल वेक्टर कंडीशंस क्या होती है, अगर 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके सेम हो। मतलब मान लीजिए वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b है, तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में अगर सेम है, डायरेक्शन का मतलब अगर एक वेक्टर इधर ही चल रहा है दूसरा भी इधर ही चल रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी बराबर हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। और इसके बाद जो एक वेक्टर आता है उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर अगर नेगेटिव वेक्टर है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर है, तो मतलब नेगेटिव वेक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन उनके डायरेक्शन अलग हो जाएंगे। जैसे वेक्टर हमने लिख दिए वेक्टर ए इज नेगेटिव वेक्टर बी के लिए है, तो ए और बी अगर वेक्टर नेगेटिव वेक्टर बना रहे हैं तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन एक इस डायरेक्शन में चलेगी तो दूसरा इस डायरेक्शन में चलेगा। डायरेक्शन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, तभी एक दूसरे के नेगेटिव बनते हैं। आपको पता है अगर मान लीजिए ये ए और बी पॉइंट ले लिए हमने, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, ए बी वेक्टर को मुझे बी ए लिखना होगा तो मैं इसको माइनस करूंगा क्योंकि डायरेक्शन आपने चेंज कर दिए। ए बी को क्या मैंने लिख दिया, बी ए लिख दिया, बी से ए की तरफ मूव करने के लिए बता दिया, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया और वेक्टर में डायरेक्शन चेंज होते ही ये साइन क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर, 2 वेक्टर आपस में नेगेटिव वेक्टर हो सकते हैं जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों को डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, तो ये आपका नेगेटिव वेक्टर है। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बेसिस पर, साथ ही साथ हमारे मैग्नीट्यूड के बेसिस पर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। हम चलेंगे लेकर एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में क्या क्या डिस्कस करना उसको देख लेते हैं एक बार, जो कि बेसिक है और आपने इसको क्लास आई थिंक फिजिक्स क्लास में आप देख लिए होंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 को। एक्सरसाइज 10.1 को देखना है। एक्सरसाइज 10.1 में पूछा है पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली एट डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो। 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है और जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटीज होगी क्योंकि यहाँ पर 30 किलोमीटर भी दिया हो, साथ ही साथ किस डायरेक्शन में चल रही है ये भी चीज़ें बताई है। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बारे में पूछा है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1। आप जानते हैं मैप में अगर हम देखते हैं तो दूसरा अलग होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ईस्ट इधर होते हैं, ईस्ट वेस्ट ये होते हैं और ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो रिप्रेजेंट करना है 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना लेकिन 30 डिग्री होना चाहिए किससे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ को पढ़िए कैसे, नॉर्थ के ईस्ट में, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से एक लाइन खींचिए, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये लाइन खींच दिए,
जिसमें कितने एंगल के बीच पर 30 डिग्री। नॉर्थ से ईस्ट साइड में 30 डिग्री चलने के बाद आप 40 किलोमीटर चलिए। यहाँ से जो लाइन जा रही है आप इस तरह से कह सकते हैं ये 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंसेस 40 किलोमीटर हो गई। अब ये क्या कर रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एक रोड जा रही है, उस पर आपको 40 किलोमीटर चलना है मान लीजिए। तो ये 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो गई। और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में जो रोड जा रही है एट एंगल 30 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पूछा है, जैसे आपसे पूछा है 10 kg, स्केलर है कि वेक्टर है, तो इसमें तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, जाहिर सी बात है ये स्केलर होगा। भाई वेट करने के लिए तो आपको डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, तो वो वेट कर लेते हैं। वेट का मतलब हमारे पास स्केलर हो गया। सिमिलरली आपसे पूछा है 2 मीटर नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए 2 मीटर भी दिया और नॉर्थ वेस्ट दिया है, इसका मतलब यह वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। नंबर इसमें थर्ड जो पूछा है ये आपका सेकेंड पार्ट था। 40 डिग्री है, डिग्री दिया है, इसका मतलब ओनली स्केलर पार्ट दे दिया, डायरेक्शन इसमें भी नहीं है। एंड नंबर फोर्थ पार्ट इज वेलोसिटी, 40 वाट है, वाट की बात कर रहा है तो ये भी आपकी स्केलर हो जाएगी, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और इसी तरह से फिफ्थ में 10 to the power -9 कूलॉम दिया है, 10 to the power -9 कूलॉम दिया है, ये भी आपका स्केलर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप नोट करते चलिए। ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो गई। एंड लास्ट में आपसे लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट में यहाँ पर 6 पार्ट लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सीलरेशन की यूनिट हो जाती है और ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज बनाती है। आपको पता होगा एक्सीलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, फिजिक्स में आप इसको क्लियर कर लीजिए। नाउ नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपसे पूछा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें पहला पार्ट आपसे पूछा है टाइम पीरियड दिया है। टाइम पीरियड दिया लेकिन और कुछ नहीं दिया मेंशन, इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको स्केलर कहेंगे, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। नंबर 2 देखते हैं, और डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। एंड नंबर 3 आपसे पूछा है फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होगा भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एफ इज इक्वल टू एम में होता है। आई थिंक ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज होगी, बिकॉज इसमें एक्सीलरेशन इंक्लूड किया गया है, मास के साथ डायरेक्शन बता रहा है। तो नंबर 4 चलते हैं, वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑलरेडी आपकी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, इसलिए आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। और फिफ्थ आपका जो दिया है वर्क डन है ना, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, लेकिन वर्क डन आई थिंक ये स्केलर होगा, आप इसको देख लीजिएगा, स्केलर क्वांटिटीज होगी। ये सब फिजिक्स के पार्ट है। अब हम जो छोटे मोटे और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एंड मेनी मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, आपके पास है एक स्क्वायर बनाया गया। स्क्वायर का मूवमेंट देखिए इस तरह से है, डायरेक्शन को देखिएगा, बुक में थोड़ा अलग हो, किसी में होगा तो आंसर उसका अलग आ जाएगा, ठीक है। ये मूवमेंट है आपका D, और इसको ये ले लीजिए आपका वेक्टर C है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पहले पूछा है को इनिशियल वेक्टर। क्या पूछा है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहे जा सकते हैं, जबकि उनकी इनिशियल पॉइंट एक हो। अगर इनिशियल पॉइंट एक की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनके इनिशियल पॉइंट एक है, जैसे A है, एक ही पॉइंट से चलिए जहाँ से D शुरू हुई है, तो इसका मतलब A और D वेक्टर आपका को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर A और वेक्टर D का इनिशियल पॉइंट एक ही है, इसलिए एक को इनिशियल हो जाएगा। नंबर 2 आपसे पूछा है इक्वल वेक्टर के लिए। इक्वल वेक्टर में कौन सा होगा, देखिए इक्वल वेक्टर में आपके जैसे B और D दोनों के सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होना चाहिए, बिकॉज स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड बराबर होती है, और साथ ही साथ दोनों की डायरेक्शन एक है, इसलिए इक्वल वेक्टर में वेक्टर B और वेक्टर D आ जाएंगे। और नंबर 3 जो आएगा, नंबर 3 क्या होंगे,
कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो, कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो। मैंने आपको बताया था कोलिनियर का मतलब हो जाता है कि किसी भी लाइन के पैरेलल ढेर सारे वेक्टर जो उस लाइन के पैरेलल चलते हैं, या दो से ज़्यादा वेक्टर जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल बनाते हैं, वो कोलिनियर हो सकते हैं। लेकिन कोलिनियर के लिए डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी ना होती है। इसका मतलब देखिए, ये वेक्टर देख लीजिए ए और यहाँ पर सी, दोनों का डायरेक्शन अलग है बट ये दोनों कोलिनियर है, एक दूसरे के पैरेलल है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। और आपसे भी यही पूछा है कि कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो, तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है ना, बट नॉट इक्वल। और इक्वल में कंडीशन क्या होती है? इक्वल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ऐसे में वेक्टर ए और वेक्टर सी आपको जो मिलेगा ये कोलिनियर होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग एज ए ट्रू और फॉल्स। जैसे नंबर 1 दिया है वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर है, आर कोलिनियर। अभी मैंने बात किया था कोलिनियर, आपसे पूछा है क्या वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए कोलिनियर है, तो यहाँ पर क्या बताया जाए? देखिए, दो कोलिनियर के लिए जरूरी थोड़ी ना होता है कि उसके डायरेक्शन, जैसे यहाँ ए और माइनस ए है तो ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस ए हो गया, लेकिन ये कोलिनियर हो सकता है। तो आर कोलिनियर मैं यहाँ पर ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये कोलिनियर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कोलिनियर मान लेते हैं। अच्छा जी, और नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में देखा जाए टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये फॉल्स हो सकता है। दो कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल वेक्टर होगा, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी नहीं कर सकते, बिकॉज डायरेक्शन को देखकर हम कोलिनियरिटी बताते हैं। चाहे वो कोलिनियर है तो जाहिर सी बात है दोनों के डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के, ठीक है ना, पैरेलल होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नंबर 3 की बात पूछ रहे हैं, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो तो कोलिनियर हो, लेकिन ये नहीं कर सकते मैग्नीट्यूड सेम होने के बाद भी वो वेक्टर कोलिनियर नहीं हो सकता, बिकॉज डायरेक्शन तो चेक करना ही है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड है और उन दोनों के आर इक्वल हो सकता है। कोलिनियर वेक्टर के लिए डायरेक्शन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए ये भी पास होगा। अपोजिट देखिए डायरेक्शन इक्वल वेक्टर के लिए उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर पूछा है जिसके मैग्नीट्यूड आपके सेम हो और वो कोलिनियर हो, तो कोलिनियर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। कोलिनियर वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन हो सकते हैं बट पैरेलल जरूर हो सकते हैं, तो ऐसे केसेस में ये फॉल्स बनेगा। आप एक बार इसको सोच सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार।